सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है नेशनल इनकम पे, यानी कि राष्ट्रीय आय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नमस्ते सभी को एंड गुड इवनिंग। तुषार, गौरव, जीडी। चीटिंग हो गई 7 बजे बोल के 6:40, और क्या, जल्दी आने की आदत सी है। ठीक है, ऐसा मतलब हम उन लोगों में से हैं जो आपको टाइम बताएंगे उससे हमेशा जल्दी पहुँचेंगे, कभी लेट नहीं होते हैं। कभी आज तक हुए लेट, बताओ तुम खुद ही। तो आज हम लोग देखने वाले राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय होती क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो किसी राष्ट्र की आप पढ़ेंगे क्या इस लेक्चर में, वो बताया तो बहुत 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 बहुत, और थोड़े 3-4 लगा लेना, बहुत उतना इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चंस बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सवाल पूछे जाते हैं। वो जटिल सवाल भी हम करेंगे, लेकिन वो आप तभी आसानी से कर पाएंगे जब आप लेक्चर में फोकस्ड वे से चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं CHSL 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, जब आप लगाओगे तो आप एकदम चमक उठोगे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है और भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जीडीपी। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है, पर्सनल इनकम, ग्रॉस इनकम, जिससे सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन बना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे फिर हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर पढ़ने वाले इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कल वाला लेक्चर था, चीज़ें तो मैं इंपॉर्टेंट वाली कराता हूँ, लेकिन कल आसान था समझना, आज जो है आपका फोकस नीडेड रहेगा समझने में। ठीक है, लेकिन मजा जरूर आएगा। अब नेशनल इनकम की बात करते हैं, क्या सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय होती क्या चीज़ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, कोई दिक्कत या फिर गड़बड़ी तो नहीं है। और आई थिंक आज नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो आज अगर हो सके तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, सो दैट बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए रिकमेंडेशन में एटलीस्ट, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं गया है। जटिल कातिल अच्छे। फेब का मैगजीन आ जाएगा, बस 1-2 दिन का इंतजार करिए। इस महीने थोड़ा सा लेट हो गया मैं मानता हूँ, बट अगले महीने से वो बिल्कुल लेट नहीं होगा, आपको 1 तारीख को ही मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत लोग करंट अफेयर्स को था, वो भी अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। करंट अफेयर का कुछ स्टूडेंट बोले थे सर वो मजा तो आया वीडियो देख के, लेकिन रिटेन रहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। करंट अफेयर्स को तो भी डिस्कस कर लें, लेकिन हाँ चलो भाई। तो अगर हम बात करें नेशनल इनकम है क्या, राष्ट्रीय आय है, मैंने आपसे पूछा नहीं था, आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले आप सारी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो ये होती है किसी कंट्री की इनकम, सिंपल एकदम रखेंगे, सिंपल। ठीक है, किसी भी कंट्री की इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ कंट्री की इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री की इनकम। बट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, वित्त वर्ष की बात करें, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल, और 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च। तो हम फर्स्ट, कहीं कहीं कंट्री से 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ 1 जनवरी से क्यों स्टार्ट नहीं होता है, मतलब 1 जनवरी से क्यों स्टार्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एक्चुअल ईयर हम बोलते हैं स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, लेकिन हमारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से। तो जो भी चीज़ें काउंट की जाती हैं या फिर इनकम टैक्स वगैरह फाइलिंग होती है, वो सब इसी के बेसिस पे होती है, टैक्स वगैरह सब इसी के बेसिस पे भरा जाता है। ये कुछ नहीं, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है ना उसके अकॉर्डिंग चलता है, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है, चाहे वो किसी भी भारत के किसी भी राज्य में हो, चाहे वो पहला बैशाख वेस्ट बंगाल में, चाहे गुड़ी पड़वा हो महाराष्ट्र में, चाहे विशु हो केरल में, चाहे पुथांडु हो तमिलनाडु में, चाहे लोसर हो लद्दाख और सिक्किम जैसे स्टेट्स में, तो वहाँ पे चैत्र के महीने में ये न्यू ईयर स्टार्ट होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, वो यही टाइम होता है आपका। तो इसलिए फाइनेंशियल यहीं से स्टार्ट होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इनकम एक तरह से कंट्री की इनकम। अब एग्रीगेट्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, मेथड्स नहीं, एग्रीगेट यानी कि कौन कौन से कारक है, यानी कि राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। और पूछ ले अगर कितने एग्रीगेट्स होते हैं, तो 8 एग्रीगेट्स होते हैं, टोटल 8 कारक होते हैं जिससे कि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, आप ध्यान से एकदम कायदे से समझिएगा। 8 में से पहला होता है जीडीपी। 8 में से पहला होता है जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में भी लिखेंगे, चिंता न करिए, और कोई अगर आपको चीज़ समझ ना आए तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा कि सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें, सकल घरेलू उत्पाद, घर में कितना उत्पादन हो रहा है, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मान लेते हैं पार्ले जी का पैकेट, लेकिन इसको छोड़ दो भी। ठीक है, अभी मैं आप सिर्फ इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर विद इन द टेरिटरी। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर यानी विद इन द टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, कितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज जीडीपी, यानी कि उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि हिंदी में अगर बोलो कि किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य होता है आपका जीडीपी, यानी कि फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी। ये मैंने लिख दिया है इन अ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे होगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर समझ गया। गुड्स एंड सर्विसेज आप कल समझ चुके थे। गुड्स का मतलब है सामान, यानी टैंजिबल चीज, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, अलमीरा, ठीक है, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, ये सब क्या है, गुड्स हैं, सामान है। सर्विसेज की अगर बात करें तो क्या है, सेवाएं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक सेवा दे रहा हूँ, आप छू नहीं सकते उसको, और जल्दी से बताएंगे कौन से सेक्टर में आएगा, कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आएगा। तो आप जीडीपी समझ चुके हैं कि जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ, हमारा इंडिया, तो इंडिया के अंदर कितना उत्पादन हुआ गुड्स का और सर्विसेज का, उसको बोलते हैं जीडीपी। ये पहला हमारा एग्रीगेट है। दूसरे एग्रीगेट की अगर बात करें तो ये होता है क्या, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक तरह से मैंने क्या बोला कि अगर मैंने सबका कितना वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज, जैसे लैपटॉप कितने बने, मोबाइल फोन कितने बने, टेबल कितने बने, चेयर कितने बने, बुक्स कितने बने, ठीक है, कप्स कितने बने, मतलब हर चीज़ मैंने काउंट कर ली, हर चीज़ की भाई कितना ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट अगर मैं बात करूँ किस सेक्टर में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, और सर्विस सेक्टर सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। ठीक है, जो तृतीय क्षेत्र होता है हमारा उसमें आता है, तो क्योंकि इंटेंजिबल है। तो जितना भी वैल्यू का ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को ही तो दर्शा रही हैं। ये राष्ट्रीय आय को निकालने का कोई तरीका नहीं है, इट इज नॉट एनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, इट इज जस्ट एन एग्रीगेट और जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें भाई, इस पे भी आएंगे, ठीक है, लल जाएगा नहीं और कोई रोएगा नहीं कि पता चला इमोशनल हो गया, बचपन की यादों में खो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उस पे भी आएंगे, लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हो गई सकल, ये हो गई सूरत, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जरा बताइए सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है, किस रिवर के किनारे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या है, और ये जीडीपी से कैसे अलग है? इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, हिंदी में बताएंगे अभी, बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, यानी किसी देश के लोगों ने, किसी देश के, हम बोल सकते हैं कि लोगों तो नहीं, लेकिन किसी देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तु हैं और सेवाएं हैं, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, उसका जो वैल्यू है, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। सेम चीज होगी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल ऑफ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में। अब ये अलग कैसे सर उसे, 8 मैंने बताया ना, 8 कारक होते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं, सारे अलग हैं आपस में, और बड़ा ही माइन्यूट से डिफरेंस है, सारे समझ जाओगे, कभी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब क्या होता है, सब फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू कॉस्ट, पर ध्यान से एक करके समझते जाना। तो जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है? तो जीडीपी में होता है कि आप विद इन द टेरिटरी कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, वस्तु और सेवा का कितना मौद्रिक रूप से उत्पादन हुआ, कितना, मान लो कि 1 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, जितना भी हुआ वो सब आप गिन लो, ठीक है, लेकिन वो टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, चाहे कोई भारत का नागरिक करे या अमेरिका का नागरिक करे या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक करे, चाहे बाहर से कोई एलियन आ जाए दूसरे ग्रह से, वो करे, लेकिन टेरिटरी में हो रहा है बस, दैट इज जीडीपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी है किसी कंट्री के नेशनल्स, यानी कि किसी कंट्री के सिटीजन्स कितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये इंडिया है अभी, ठीक है, या ये है इंडियंस, लाल लाल जो दिख रहे हैं ये इंडियंस है, ठीक है, और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ये सब अंग्रेज इन द सेंस यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, किसी भी देश से, लेकिन इंडियंस नहीं है, बस इंडियन सिटीजन्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लाल गोले वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को लेंगे, हरे वालों को नहीं लेंगे, कि भारत के अंदर जो लोग विदेशी रह रहे हैं उनको नहीं लेंगे। तो सर कुछ भारतीय दूसरे देशों में भी तो रह रहे होंगे, उनका ले लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मान लेते हैं अफ्रीका है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो भी इंडियंस रह रहे हैं उनका इंक्लूड कर लेंगे। हमें मतलब है इंडियन सिटीजन से, चाहे वो भारत देश के अंदर रह के गुड्स या सर्विसेज की प्रोड्यूस करो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, इंडियंस हूँ मैं, ठीक है, मैं कल को दुबई शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं अभी भी इंडियन सिटीजन ही हूँ, मैं वहाँ से तुम्हारी क्लासेस ले रहा हूँ, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना भी मैं कमा रहा हूँ वो जीएनपी में आएगा, जीडीपी में नहीं आएगा, समझिए, क्योंकि अगर मैं भारत के अंदर रह के प्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी भी चीज को तो जीडीपी में काउंट होगा, चाहे मैं भारतीय हूँ चाहे मैं अंग्रेज हूँ, सेम हर कंट्री के लिए लागू है ये, भारत का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यानी कि तुमसे पूछेगा वो कि अगर जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे जीडीपी से? तो क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि जो प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो बाहर से इनकम आ रही है भारतीयों के द्वारा भेजी जा रही, तरह से समझ लो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि अगर मान लो कोई यूएसए की यहाँ पे कंपनी है इंडिया में, वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, टैक्स तो ठीक है भाई यहीं भरेगी वो, लेकिन पैसा कहाँ लेके जाएगी? जहाँ की वो कंपनी होगी। तो यानी कि हमारा जो पैसा है एक्चुअल में वो बाहर जाने वाला है, अगर कोई फॉरेन यहाँ पे कंपनी या फिर इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको घटा देना है, जो बाहर भारतीय काम कर रहे हैं उसको जोड़ देना है जीडीपी में। जीडीपी क्या है? भारत के अंदर वाले हैं उससे हटा दो जो भारत के नहीं है, क्योंकि वो इनकम बाहर जाएगी, और ले आओ उस इनकम को, जोड़ दो उस इनकम को जो भारतीय बाहर कहीं रह रहे हैं और यहाँ पे भेज रहे हैं। तो बस यही हो जाता है कि भैया जीएनपी हम कैसे निकालते हैं? जीडीपी से, और इसी को ही हम रिप्रेजेंटेशन का बस एक अलग रूप हो जाता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यानी कि एक सेकंड, जो मैं हरे के अंदर भी ड्रॉ करूंगा इसको मैं कुछ नहीं, बस इसको मैं लिख रहा हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से इसको मैं हिंदी में बोल सकता हूँ विदेश से शुद्ध कारक आय, ठीक है, विदेश से शुद्ध कारक आय इसको हिंदी में बोलते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मेन चीज यही 2 फैक्टर थे। अब जो 8 आएंगे आगे, मतलब जो 6 आएंगे आगे, उनमें से 2 तो एकदम लल्लू राम है, वे बताते हैं कैसे, लेकिन पहले ये बताओ कि ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ही आपके मेन थे। अगर ये समझ गए तो आगे वाले आराम से समझ जाओगे। बताओ जल्दी से, रिपीट सर। नहीं यहाँ पे हम कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, रिपीट। तुम्हें कोई डाउट हो कहीं पे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़, तो वो बता दो, क्योंकि हम कायदे से अपना 100% देकर बिना तुम्हारे कमेंट को देखे हुए एकदम अपनी आंखें गड़ा के तुम्हें समझा रहे थे। इससे बेटर हम समझा नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा कि आप उसको पीछे से कर लो, और पीछे से करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। कहीं कुछ डाउट है कि सर ये फैक्टर इनकम फिर क्या, तो वो तो जीएनपी दोबारा बताना, ठीक है। तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के, किसी राष्ट्र के लोग कितना गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, ठीक। रोम रोम भाइयों, कितना अच्छा। क्लास जल्दी क्यों स्टार्ट कर दी? क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं हुई, गलती से 7 PM का शेड्यूल लग गया था बस, ठीक है। चलो भाई, कुछ लोगों ने रिवाइज करवा दीजिए, तो चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ, सारी चीज़ें समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ाई और कुछ नहीं पढ़ाया अभी, जीडीपी और जीएनपी। पार्ले जी का पैकेट तो बस तुम्हें सेंटी करने के लिए था, लेकिन और भी चीज़ों के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी, किसी भी कंट्री के अंदर, मैं इंडिया का बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना गुड्स और सर्विसेज, कितना वस्तु और सेवाएं। अब तुम बोलोगे वस्तु सेवाएं क्या होती हैं, तो फिर तुम क्लास में चले निकलो और पहली क्लास को देख के आओ, क्योंकि वो कल इसीलिए पढ़ा है, तो इसलिए बोलते हैं कि क्लास रेगुलरिटी में देखा करो, ठीक है। अगर चीज़ें नहीं एकदम ही बिगिनर हो तो यहाँ पे गुड्स हैं, कुछ प्रोड्यूस हुए हैं, और सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ, जितना वैल्यू का, मान लेते हैं कि भाई 2 लाख करोड़ का सामान बना है। क्या क्या सामान हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकता है, बच्चों के डायपर हो सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई पेंसिल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लाइब्रेरी आते हो, ठीक है, आपने काफी लोग लाइब्रेरी में वीडियो देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी से, तो आप लाइब्रेरी वाले को पैसे देते हो, वो कुछ आपको सामान देता है क्या? सेवा दे रहा है आपको वो, कि आप आओ और यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में पढ़ के जाओ, वो एक सेवा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ आपने मेरे से सामान लिया क्या? ना। यहाँ से कुछ सामान लेके जाओगे ना, ज्ञान लेके जाओगे, ज्ञान को छू सकते हो ना, इंटेंजिबल सर्विस। तो जितना भी वैल्यू प्रोड्यूस हुआ होता है किसी कंट्री में इन फाइनेंशियल का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जीडीपी, जीएनपी में होता है कि किसी कंट्री के, यानी भारत एग्जाम्पल लेना, तो कितने भारतीय भारत के अंदर भी होंगे और भारतीय बाहर भी होंगे, बाकी देशों में भी, तो कितने भारतीय प्रोड्यूस करें उसको जीएनपी। अब मैंने ये बोला यहाँ पे जो फैक्टर कर रहा था कि भाई अगर जीएनपी निकालना है जीडीपी से, तो क्या कर दोगे तुम? जीडीपी में तुम उन लोगों का हटा दो जो भारत के नहीं है, और उन लोगों का जोड़ लो जो बाहर रह रहे हैं और भारत के हैं।
क्योंकि यहाँ पे तो विद इन द टेरिटरी वाला है ना, तो बस वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड है। फ्रॉम मतलब बाहर से, टू अब्रॉड अंदर से बाहर। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब दो तो फैक्टर देख ली मैं, कितने होता है 8, बाकी तो देखो। अब मान लेते हैं ये है, ठीक है, बिस्कुट का पैटिक है ये, ठीक है, और कोई भी बिस्किट नहीं बोलेगा, और पैटिक होता है, पैकेट नहीं होता ये। तो मान लेते हैं बिस्कुट का पैटिक है ये, ठीक है, पार्ले जी का। अब ये पार्ले जी का जो बिस्कुट है, इसको बनाने में मान लेते हैं जो कोई मशीन यूज़ हुई होगी, कोई मशीन यूज़ हुई होगी ना। ये तो मैं जस्ट आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ठीक है, ये एक गुड प्रोड्यूस हुआ, एक सामान है ना। तो मान लेते हैं कि 1000 यूनिट पार्ले जी का बिस्कुट बना, 1000 पैकेट, ठीक। अब ये इसका मूल्य कितना, मान लेते हैं कि 10 रुपये, तो कितना 10,000 का जो है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बस 1000 बने हैं, ठीक है, 1000 और 10 इसका एक का प्राइस है, तो यानी कि 10,000 रुपये का एक तरह से वैल्यू एडिशन जीडीपी में किया है पार्ले जी ने। ये बनाने में जो मशीन का यूज़ हुआ वो डेप्रीसिएट भी तो ही होगी, उसकी वैल्यू कम तो ही होगी, मूल्य ह्रास हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यूज़ कर रहे हैं। अब मैं लैपटॉप अगर मैं 50,000 का अपना लेके आया था, आज बेचूंगा तो 50,000 का बिक जाएगा क्या? ना, क्योंकि यूज़ कर लिया है। तो विद जैसे मैं यूज़ करता जाऊंगा, जैसे मैं यूज़ करता जाऊंगा तो उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, उसका वैल्यू कम होता जाएगा। उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास। तो उसको आपने घटा देना होता है। तो जो अभी निकाल रहे हो जी का मतलब ग्रॉस, तो जो आप जी कर रहे हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनमें से आप मूल्यह्रास को घटा दीजिए, तब आपकी थोड़ी सी ढंग की और जीडीपी निकल के आएगी। जिसको हम जब किसी भी चीज़ में ग्रॉस में से किसी चीज़ को घटाते हैं तो क्या मिलता है, बताओ जल्दी से? नेट मिलता है। तो मिल गया नेट, ये डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रहेगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन घटा दिए, ग्रॉस का नेट हो जाएगा। ये नेशनल था ना, ये नेशनल का नेशनल ही रहेगा, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दो आ गया निकल के। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला निकल के आ गया एनडीपी, और नीचे वाला एनएनपी। 4 हो गए। जल्दी से बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा क्या ना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं आप सर रियली हो मतलब समझा नहीं। हाँ, मूल्यह्रास बोलते हैं उसको हिंदी में, मूल्यह्रास ही बोलते हैं, फिर और कुछ बोलते हैं। क्या हो रहा है ये? क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है तो अब देखो, 4 देख लिया। अब इन्हीं 4 से इसका दोगुना कर देंगे, 8 कर देंगे। कैसे? उसके लिए तुम्हें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ये अगर समझ गए तो 4 का 8 कर दोगे तुम अभी सीधा। 4 पता है ढंग से याद हो गया, अभी 8 याद हो जाएंगे। ये पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट था ये, ठीक। अब इसको बनाने में जो आई लागत है, इसकी किसी ने फैक्ट्री डाल रखी होगी, किसी ने फैक्ट्री डाल रखी होगी ना। वो फैक्ट्री किसी जमीन पे होगी, किसी जमीन पे होगी ना, लैंड कुछ तो होगा कहीं पे, हवा में तो नहीं काम कर रही है, लैंड होगा। कुछ लेबर लोग काम कर रहे होंगे हमारे यहाँ पे। पता है स्कूल में क्या ही बोले, पिकनिक के नाम पे पार्ले जी की फैक्ट्री ले जाते थे। इसके वजह से मैंने एग्जाम्पल ही लगाया। अब मतलब रोना आ रहा है। खैर छोड़ो, लैंड लेबर कुछ पैसा लगाया होगा, नहीं तो ऐसे तो है नहीं कोई भी फैक्ट्री डाल देगा। उसके लिए कुछ पैसा की जरूरत है ना, मशीन लाई जाएगी, कैपिटल, पूंजी, इसको हिंदी पूंजी बोलेंगे। जमीन हो गई, ये आपके लेबर हो गया, ठीक है, यानी कि जो मजदूरी कर रहे हैं लोग। कैपिटल का मतलब जो एक तरह से पूंजी लगाएंगे, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, और ये सब कोई एक इंसान कोई कर रहा होगा ना। किसी आदमी ने लैंड ली होगी, परचेज की होगी, उसमें लेबर को वो किया होगा, एम्प्लॉय किया दिया होगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयर बोलते हैं जो एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयर बोलेंगे, ठीक है। जो मैनेजर, जो एकदम जो एक इसका मालिक होगा उसको एम्प्लॉई बोलेंगे, ठीक है। तो एक होता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ऑन्टरप्रेन्योर तो बड़ी अलग डिफिकल्ट सी स्पेलिंग है। तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप जो है इसको बोलते हैं उद्यमिता। मैंने जमीन ली, कुछ लोगों को रखा, कुछ पूंजी लिया, तभी तो जमीन ले पाया होगा, हो सकता है तभी मैं एक मशीन ले पाया होगा पार्ले जी को बनाने के लिए, और वो है सारी चीज़ें मेरी उद्यमिता। ऐसे तो नहीं है किसी के पास भी पैसा है कोई भी फैक्ट्री डाल देगा और बिजनेस चला लेगा, इतना भी आसान नहीं होता है। जो उद्यमशील हैं वही चला सकते हैं, जिनमें वो कैपेबिलिटीज़ है। इन चारों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा ध्यान रखना, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। लैंड जो मैंने ली है फैक्ट्री डालने के लिए, जिसने भी ली है, उसमें वो रेंट पे करता होगा, अगर रेंट पे ले रखा है। लेबर को सैलरी देता होगा, नहीं वेजेस देता होगा। कैपिटल ले रखा है, बैंक से अगर लोन उठाया है तो उसमें ब्याज दे रहा होगा, इंटरेस्ट दे रहा होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि उसका खुद का कुछ प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, पार्ले जी की फैक्ट्री क्यों डाला भैया है? देश सेवा के लिए तो डाला नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए डाला है। तो प्रॉफिट उसका होगा, कैपिटल में इंटरेस्ट भरेगा लेबर, इन सब को बोलते हैं। और लैंड का रेंट भरेगा और लेबर को वेजेस देगा, इन सब को बोलते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को फैक्टर पेमेंट्स। ये मैं आपको गाथा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि याद करो अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ पढ़ रहे थे कि मैंने बोला था ये 2 चीज़ें समझो, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो ये जो अभी मैं समझा रहा था ये फैक्टर कॉस्ट होती है, कि यानी कि मान लेते हैं लैंड में रेंट भरा, एक बिस्कुट का पैकेट का सॉरी, अगर इसका प्राइस निकालने में जाऊँ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेंट मान लो कि 1 लाख रुपये भरता हूँ मैं उस लैंड पे, बिस्किट बनते हैं 1000, तो एक बिस्किट में कितना रेंट जा रहा है मेरा, है ना। तो मान लेता हूँ एक बिस्किट में मेरा जा रहा है 100, मान लेते हैं वैसे कुछ भी, मान लेते हैं कि 5 रुपये का रेंट जा रहा है, और एक बिस्किट में 2 रुपये का वेजेस जा रहा है। उस हिसाब से इंटरेस्ट मान लेते हैं कि भाई 1 रुपये जा रहा है, 5 2 7 1 8, और 2 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, 2 रुपये का प्रॉफिट है। तो 10 रुपये फैक्टर कॉस्ट हो गई, फैक्टर कॉस्ट, सारे फैक्टर पेमेंट को मिला दिया तो फैक्टर कॉस्ट हो गई है। लेकिन ये बिस्कुट का जो पैकेट है हो सकता है मुझे 15 रुपये में जनता को मिल रहा हो, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में कितने का मिल रहा है, फैक्टर कॉस्ट होता है कितना बनवाई कॉस्ट आ रही है, समझिए। अब ये जो है समझ गए तो बस बात खत्म। जीडीपी पढ़े हम, पढ़े जीएनपी पढ़े हम।
हम एनडीपी पढ़े, हम एनएनपी पढ़े, ये 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं ना। ये सारी चीज़ें थी मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। ये सारी चीज़ें अगर फैक्टर कॉस्ट पे हो जाए तो कैसा हो, मजा आ जाए। ठीक है, तो ये सारी, ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हो गए 8, हो गए 8। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस का यूज़ करके। आओ सिखाते हैं कैसे निकालेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये पता है अभी बहुत आसान है, बस इसको समझ लो, सारे फैक्टर कॉस्ट अपने आप याद हो जाएंगे, अलग से कुछ सबके लिए अलग अलग कुछ नहीं है। मत सोचना कि इसका अलग से फिर बताऊंगा, इसका अलग से बताऊंगा, इसका अलग से बताऊंगा, कैसे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, कैसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं ना, एक समझ लो, सारे समझ आ जाएंगे। कुछ नहीं, किसी का भी फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, चाहे जीडीपी का हो, चाहे जीएनपी का हो, चाहे एनडीपी का हो, चाहे एनएनपी का हो, मार्केट उसके मार्केट प्राइस वाली चीज से, जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से माइनस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, जिसके आगे भी नेट लगा होता है, मतलब कि उससे कुछ घट के आया है। ग्रॉस से जब घटाया था डेप्रिसिएशन को तो मिला था नेट, यानी कि हम लोगों ने किसी से किसी को घटाया होगा तो ये नेट मिला होगा। किसको किससे घटाया होगा? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसी को मैं लिख सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को मैं लिख सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सब्सिडी एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो हम लोग ऐसा नहीं कि उसके लिए हमने कुछ कमाई करी है ना, ऐसे दे रही मुफ्त में सब्सिडी हमको। जीडीपी तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो ये एक कैसा एक हुआ, मतलब ये सोशलिस्ट हुआ या फिर कैपिटलिस्टिक हुआ, बताइए कल जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे। तो घुमा फिरा के इसको मैं फिर से क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जीडीपी अंदर घुसे देते, इसको अंदर डाल देता हूँ माइनस को, ठीक है, ये जो माइनस है इसको मैं अंदर डाल देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा। घुमा फिरा के है तो वही चीज़ ना। अब कोई अगर तुमसे पूछ ले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बता दो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो कुछ नहीं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस उठा लो और उसमें वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दो। फिर तुमसे पूछ ले कोई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बता दो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बता दो, तो कुछ नहीं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस उठा लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो उठा के। एंड फाइनल थिंग इन दिस इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। इसको राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है, कि जो नेशनल इनकम होती है, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, वो नेशनल इनकम होती है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इंडिया के केस में इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उतना वो लोग वैल्यू गुड एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस नहीं करते होंगे जितना कि इंडिया में बाहरी लोग कर देते हैं, इसलिए वो नेट का जो निकल के आता है वो नेगेटिव निकल के आता है। क्या मतलब कर्नाटक का, समझा नहीं। पल्लवी झा पूछेंगे नेशनल इनकम क्या है, क्यों नहीं है? जब रामायण खत्म हो गई तो सीता कौन है? लेक्चर को शुरू से यार अटेंड किया करो, मतलब ऐसी चीज़ पूछो जो पीछे बता चुके हैं, इसलिए फिर डाउट देखने में मन नहीं होता है। चलो तो यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आते हैं किस पे, अब किस पे आते हैं, अब आते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। नहीं नहीं नहीं, ये पेज खाली छूट रहे हैं, कुछ तो दया करो इन पे। तो दया करते हुए हम अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं, भारत की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, हमारे मोदी जी बोलते हैं $5 ट्रिलियन बनाएंगे, $5 ट्रिलियन बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे, रफली $3 ट्रिलियन है, ठीक है। हटाओ इसको पहले, जीडीपी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वही पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी हमारा जो है ये बात हो रही है, चलो मैं बैक टू चाइल्डहुड लेके चलते हैं, ये बात हो रही है सन 2002 की, ठीक है, इस सन 2002 की बात हो रही है, जब तुम बहुत छोटे हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? हुआ तो करते थे ना इससे या फिर इससे पहले हुआ, आई थिंक आपका जन्म, ठीक है। तो पार्ले जी ये आप बहुत छोटे हुए करते तब खाया करते थे, ठीक है, और ये आज है 2024, ठीक है, 2024। पार्ले जी उतना ही बड़ा है, ठीक है, पार्ले जी उतना ही बड़ा, सब कुछ उतना ही बिस्कुट आते हैं उसमें, ठीक। अभी मैंने क्या बताया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी कैसे निकालें, कितने पैकेट प्रोड्यूस हुआ और कितने रुपए का एक पैकेट है, ठीक है। तो 1000 मान लेते हैं बना, ठीक है, 1000 बना और एक का जो वैल्यू है वो ₹5 हुआ करता था उस टाइम पे ना, तो 5000। मैं बोल रहा हूँ आज यही चीज़ 10,000 है, यही चीज़ 10,000 है। तुम बोलोगे क्या, यानी कि पार्ले जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी दोगुना हो गया। लेकिन क्या होगा, मैं बोलूँगा कि ना 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 ना, जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन दोगुना नहीं हुआ, 0% है, 0% से 0% चेंज है, कोई चेंज नहीं है जीडीपी में, है ये तो 5 से 10 हो गया। ये फिर कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो वैल्यू है वो भी तो बढ़ गई। पार्ले जी पहले 5 का आता था, अभी 10 रुपये का आता है। अगर पार्ले जी अभी भी 10 रुपये का आता है और 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 10,000 रुपये का, इसका मतलब आज भी 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तब भी 1000 हो रहे थे, आज भी 1000 हो रहे हैं, तो एक्चुअल में तो कोई चेंज नहीं है। या हो सकता है कि मान लेते कि मैं आपसे ये बोल देता कि भाई इसका जो जीडीपी है वो 8000 है, ठीक है, 8000 है, प्राइस इसका दोगुना हो गया 10, ठीक है, इसका मतलब है 800 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक्चुअल में तो जीडीपी 3000 बढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन घट गई है जीडीपी एक्चुअल में। तो क्यों? क्योंकि पहले तो 1000 प्रोड्यूस हो रहा था, आज तो 800 ही हो रहा है, 800 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहा है, पहले तो 1000 हो रहा था। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो एक चीज़ है प्राइस का इंक्रीज, और ये प्राइस का इंक्रीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रा की स्फीति, मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको हिंदी में, मुद्रास्फीति। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है, ठीक है, चलो काम करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी की इनकम जो है आज से 10 साल पहले 10,000 पर महीना थी, ठीक है, और आज जो उसकी इनकम हो गई है आज 10 साल बाद 15,000, तो खुश, ओहो 5,000 इनकम बढ़ गई, 5,000 इनकम बढ़ गई। लेकिन पता चला महंगाई तो भैया 10,000 से बढ़ गई है, यानी जो जितना सामान भाई साहब 10,000 में पहले खरीद लेते थे, अब वही सामान खरीदने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं उनको।
यानी कि 5,000 से उनकी वैल्यू तो घट गई, इनकम घट गई, बड़ी नहीं है, 5,000 से घट गई है। इसी को इरविंग फिशर जी ने बोला था थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन, यानी मौद्रिक अवधारणा की नीति। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जगह है क्या होगी, हाँ, थ्योरी ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको बोलते हैं, वैसे तो जब इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा मुद्रास्फीति, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को मैं बता दूंगा, थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति का मौद्रिक, मतलब स्फीति का मौद्रिक अवधारणा इसको बोलते हैं। इसको किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ऐसे नहीं बता रहा, मैं पूछा जा चुका है। और एक चीज़ और, एमवी इक्वल टू पीटी करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एमवी इक्वल टू पीटी, लेकिन इन्फ्लेशन चैप्टर में तो आपको चीज़ समझ में आई है। मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था दो चीज़ों के बारे में, कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जीडीपी एट, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल तो ये बोल रही है कि भैया दोगुना हो गई, रियल क्या बोल रही है कि नो चेंज, यानी कि नॉमिनल और रियल में अंतर क्या है, अंतर है सर इन्फ्लेशन का, दैट इज रियल जीडीपी इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। मतलब ये है कि अगर हम कायदे से देखें तो आप जब ये चीज़ देख रहे हैं कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें 10 का गुणा मत करिए सर, फिर 5 का ही गुणा करिए, यानी कि एक कॉमन, एक आधार वर्ष बनाकर चलिए, यानी कि एक बेस ईयर बना के चलिए, और उस बेस ईयर के बेसिस पे ही कैलकुलेट करिए। अगर तब 5 रुपये का बिकता था तो आज भी ये मानिए कि 5 रुपये ही है, तब पता चलेगा एक्चुअल में रियल टर्म्स में कि जीडीपी बढ़ी है कि घटी है, यानी कि बेस बना के चलिए। इसी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, प्राइस को कांस्टेंट रख दो आप। नॉमिनल में क्या होता है, वेदर जीडीपी इज कैलकुलेटेड, सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट दी करंट प्राइसेस, आज क्या है प्राइस, उस हिसाब से। क्लियर हो गई ये चीज। तो भारत में अगर हम बात करें जीडीपी की, तो इसका बेस ईयर है सन 2011-12। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह से हमारा एक प्राइस इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है जो कि हमें ये बता देता है कि कितना एक्चुअल में इन्फ्लेशन हुआ है। तो प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है नॉमिनल, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल देते हैं, मुद्रास्फीति कारक बोल देते हैं हिंदी में, या तो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। इसी को हम ये मत समझना प्राइस इंडेक्स अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर है, वो प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर है, इसको कि मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो जीडीपी कैलकुलेट करता है, जीडीपी कैलकुलेट करता है सीएसओ इंडिया में। कैलकुलेट कौन करता है इन इंडिया, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कोई बताएगा, जो भी बताएगा एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट फ्री देंगे उसको हम। स्टैटिस्टिक्स एक बिया कनपुरिया, अब चलो इस बात को मैं कन्फेस कर ही लेता हूँ, तो आप लोगों से क्या छुपाना। एक सुपारी आती थी, मोहिनी सुपारी मोहिनी आती थी और एक राजू आया करती थी, राजू सुपारी। ठीक है, तो हम लोग राजू वाली खाया करते थे ठीक है, तो उसमें जो है अंदर होता था, अंदर लिखा होता था एक पैटिक फ्री। दौड़ते हुए हम लोग भाग के जाते थे। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने भी किसी ने एक्सपीरियंस किया, अब मतलब बचपन की जब बात चली रही है तो फिर एनएसएसओ बिल्कुल मॉस्पी के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल सही है, मॉस्पी के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अच्छा ये बताओ जीडीपी पढ़ रहे हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कल आपको बताए थे, माइक्रो की मैक्रो। चलो किसने कौन कौन सी खाई तो इतने तो तुम शरीफ नहीं हो, लड़कों ने तो खाई होगी ना। एक मोनी आती थी, राजू आती थी, एक चुटकी भी आती थी, याद करो चुटकी का जो सुपारी का जो क्वालिटी होता था ना पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा रिलेटिवली मुलायम होता था। हाँ मैक्रो बिल्कुल। अच्छा टिंकू तुम्हारे मिलती थी। मनी मल्टीप्लायर अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर अभी नहीं पढ़ना है, वो जब बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, मनी एंड बैंकिंग, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अभी क्या देख रहे थे, एग्रीगेट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द जीडीपी, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 थे, 8 एग्रीगेट्स थे, मेथड होते हैं 3। पहला है वैल्यू एडेड मेथड। ये क्या है, ये है कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब, चलो मैं तुम्हें पार्ले जी से समझा देता हूँ कि मान लेते हैं पार्ले जी वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, पार्ले जी वाला रॉ मटेरियल ले रहा होगा। प्राइमरी सेक्टर याद करो, पढ़ाए थे, रॉ मटेरियल सप्लायर कौन होता है, यूजुअली प्राइमरी सेक्टर होता है। ये बिस्कुट के पैकेट के लिए, बिस्कुट के लिए कौन रॉ मटेरियल होगा, गेहूं, दैट इज वीट। अब ये जिसका भी है पार्ले जी का फैक्ट्री, तो वो वीट लेता होगा। मान लेते हैं कि उसने पूरा जो वीट लिया, मान लेते हैं वो पूरा लिया उसने, मान लेते हैं कितने में लिया, कि 5 लाख रुपए में लिया उसने वीट। 5 लाख रुपए में, यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख रुपए में उसने गेहूं लिया, वीट लिया। ठीक है, उसने जो बेचा पूरा, मतलब उसका बिस्किट बना के वो 7 लाख रुपए का बेचा। तो कितने का वैल्यू ऐड किया उसने इस पूरे प्रोसेस में। ये तो बेच नहीं सकता था किसान के लिए, गेहूं ले लो और इसका बिस्कुट बना लेना सब लोग। हम तो दुकान में जाते हैं बिस्कुट खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, बिस्कुट वाले ने, उसने 2 लाख की वैल्यू ऐड कर दी। ये है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि कितना सामान जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको अगर कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारा, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको बोल देते हैं प्रोडक्शन मेथड। इसी को बोल देते हैं प्रोडक्शन मेथड। यानी कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसका अगर मैं सिंपल फॉर्मुला बनाना चाहूँ, तो इसका सिंपल फॉर्मुला हो जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक, दूसरा लेते हैं, दूसरा होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड में होती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि इनकम मेथड में अगर बात करूं तो एक ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है इसमें। इनकम मेथड मतलब कितना लोग इनकम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मैं कुछ कमा रहा हूँ पैसा, या फिर मैंने कोई जमीन होगी मेरे पास, मैं उसको रेंट पे उठा, मतलब उसको रेंट पे उठा रहा हूँ, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट, फिर एक तरह से ब्याज मिल रहा होगा। मैंने कुछ पैसा दे रखा, उसमें ब्याज मिल रहा होगा, या फिर मैंने कोई किताब लिखी होगी, उसमें मुझे रॉयल्टी फीस मिल रही होगी। ठीक है, रॉयल्टी फीस, फिर अगर कोई जैसे जो सिंगर लोग होते हैं गाना गाते हैं, गाना जैसे यूज होते हैं ना, जैसे कि हमारे बादशाह टोनी कक्कड़ जैसे सिंगर होते हैं, क्या कहते हैं, खुद का तो कुछ है नहीं, तो इधर से उधर से उठा के तो करते हैं, तो ये रॉयल्टी फीस देते हैं ओरिजिनल गाने वाले को, तो एक रॉयल्टी हो गई। ठीक है, और मान लो कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, तो यानी कि एक तरह से बोलूँ इसको रिप्रेजेंट, ये मतलब कोई फॉर्मुला नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आउटपुट माइनस इनपुट, वैसे तो क्वेश्चन पूछता है कितने तरीके होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं। इनकम मेथड में एक तरह से बोलूँ तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि एक तरह से कर्मचारियों को दिया गया मुआवजा, इनकी सैलरी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, इसी में आ जाता है आपका प्रॉफिट, या फिर और लास्ट में रख दो मिक्स्ड इनकम, बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ इनकम से। अगर तुमसे पूछ ले कभी कि ऑपरेटिंग सरप्लस किस में लेते हैं, बहुत ही कम चांस है जिसके पूछने के ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाते हैं आपके वही वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया,
प्रॉफिट हो गया, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग का मतलब ये अगर मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस थे, लैंड, लेबर, वो सब, लैंड था, लेबर था और कैपिटल था और एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो उसका जो फैक्टर पेमेंट्स निकल के आई थी, लेबर क्या, वेजेस होता है, लैंड का इंटरेस्ट, और लैंड का रेंट होता है और उसका इंटरेस्ट होता है कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का होता है उद्यमिता का प्रॉफिट, तो उनको हम बोलते थे ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये सारी चीजें सबकी इनकम ऑपरेटिंग मेथड, इनकम मेथड में आती है। एंड लास्ट एंड द फाइनल एंड इंपॉर्टेंट वन, जिसका फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड को हिंदी में बोल सकते हैं कि उत्पाद वर्धित विधि, ठीक है, और या फिर मूल्य विधि बोल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड, या फिर मूल्य विधि बोल सकते हैं, इसको आय विधि बोल देंगे। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं व्यय विधि। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और विधि मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, विधि मतलब मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि कितना खर्चा हो रहा है, अगर ये जोड़ लो तो भी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। किसका किसका खर्चा, लोग उपभोग करते हैं तो उपभोग है भैया, ठीक है, कुछ और ना समझ लेना, हमने गलती से एक बार कुछ और बोल दिया था, बवाल हो गया था, तो मत ऐसी गलती करना कभी, ठीक है। हाँ, कंजम्पशन मतलब गलती से हमने बोल दिया था राजभोग, तो थोड़ा बवाल हो गया था कि भाई स्टूडेंट बोलने लगे राजभोग कैसे बोल सकते, तो वो है ना, तो कंजम्पशन, कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सब लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपने आज मान लेते हैं कि जो खाना खाया है, ठीक है, तो उससे रोटी आपने बनाई, चावल, सब कहीं से खरीदे होंगे ना, तो आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो तो कंज्यूम कर रहे हो, तो कंज्यूम करने में जो जनता एक्सपेंडिचर कर रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो सरकार है वो खर्चे कर रही है, इसके क्या खर्चे हैं, सड़क बना रही है, सब्सिडी दे रही है लोगों को, सैलरी दे रही है लोगों को, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्लस इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट मतलब भाई जैसे मान लो विदेश से इन्वेस्टमेंट आ रही होगी ना भारत में, एफडीआई एफडीआई सब पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। और अभी फरवरी का करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कौन से सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, ध्यान से यहाँ देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इसको ये मत समझ लेना कि एम कुछ और होता है, ये एक बार क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था, बोला था एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मुला ये होता है, लिख के दे दिया था उसने, ठीक। अब उसने बोला था ये बताओ कि इसमें से इंपोर्ट किसको दर्शा रहा है, आई से वो इंपोर्ट, गलत हो गया, ले मोय हो गया, आई से इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये जो एम है ना ये इंपोर्ट को दर्शा रहा है, ये आई इंपोर्ट को नहीं दर्शा रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। यानी कि इसको बोल सकते हैं उपभोग, ये हो गया हमारा सरकार के द्वारा किया गया खर्चा, ये हो गया हमारा निवेश, और ये हो गया निर्यात माइनस आयात। 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में अलाउ किया गया, 74% थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, और बाकी का जो है इसके किस रूट के थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इतनी चीज क्लियर सभी को, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। 3 मेथड्स होते हैं हमारे कैलकुलेट करने के, एम से इंपोर्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बस अब हमारी कुछ और इक्का दुक्का चीज़ें और बची हैं और इसके बाद जो है हम लोग घूमने चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप समझ गए। अब जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो एक आता है डबल काउंटिंग का चक्कर, डबल काउंटिंग का चक्कर आता है। डबल काउंटिंग का चक्कर क्या होता है कि अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो रॉ गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि गेहूं है, ठीक है, उससे बना आपका क्या, उससे बना मान लेते हैं, बना उससे रिफाइन करके उससे मैदा बना लिया गया, ठीक है, मैदा बना लिया गया, ठीक है। तो किसी के लिए मैदा डायरेक्ट तो खाते नहीं हो, तो मैदा ये इंटरमीडिएट हो गया, मैदे को मान लो कोई ब्रेड बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेड इससे बन गया, ठीक है, ब्रेड बन गया, क्लियर। तो ये हो गया रॉ गुड, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड, और ये हो गया फाइनल गुड। तो जब हम कभी भी जीडीपी अगर कैलकुलेट करते हैं तो तुमने किसको देखा होगा, मैंने बोला फाइनल वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल दी, या फिर वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, या जितने भी फिनिश्ड या फिर फाइनल जो हमारे गुड्स हैं, वैसे तो दोनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लो जो फाइनल या फिर फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनका कितना वैल्यू है, उसमें हम इंटरमीडिएट का नहीं लेते हैं, टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग। दो बार नहीं काउंट कर लोगे, ब्रेड मान लो कि 20 रुपए की और इंटरमीडिएट मान लो 15 रुपए का, तो 5 रुपए का, ठीक है, वैल्यू एडिशन हुआ होगा, 15 भी जोड़ लोगे, 20 भी जोड़ लोगे तो डबल काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि 20 में पहले से 15 इंक्लूडेड है, तो डबल काउंटिंग समझ गए ना, बेसिक सा चीज था कि भाई इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो हमारे हाउस होल्ड, जो हमारी मम्मी लोग होती हैं, उनकी भी इनकम जीडीपी में अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेट नहीं होती है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम, जिस पे क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में इस बार, ठीक है, कि ये पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है। तो पर्सनल इनकम यानी कि इसको हिंदी में व्यक्तिगत आय बोलते हैं, इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, दैट इज नेशनल इनकम, प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, बस लास्ट में आ चुके हो। इनकम माइनस कर दो जो इनकम तुमने अर्न करी है लेकिन मिली नहीं है, नॉट रिसीव्ड। अगर मैं एग्जांपल से अब इसको कोट कर दूं तो मैं जैसे इनकम मिली तो है लेकिन मैंने कमाई नहीं है, सब्सिडी एक तरह से फैक्टर पेमेंट हुआ, वो सॉरी ट्रांसफर पेमेंट हुआ, नॉट फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हुआ। या गवर्नमेंट ने पैसा ट्रांसफर किया ना मेरे को, क्या मैंने कमाया, क्या कुछ काम किया क्या इसके लिए, जो गवर्नमेंट ने दिया ना, पैसे ले जाओ मजा करो एकदम, ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस। अब ऐसी कौन सी इनकम होती है जो कमाई तो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। मान लो किसी कंपनी में आप निवेश करके रखे थे, स्टॉक खरीद के रखे थे आपने, स्टॉक को सब डीलिस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई और तुम्हें पता चल गया, ठीक है, कंपनी को एक प्रॉफिट मिल गया, मान लो जितना भी मुनाफा मिल गया, और आपका मुनाफा से बनता है 50,000 रुपये का, जितना भी आपने स्टॉक खरीद रखे थे। अब क्योंकि वो पूरी तरह से भी कंपनी के पास नहीं है या फिर कंपनी के पास आ गया, आपको वो मिला नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में आपके वो अर्न तो कर लिए लेकिन मिला नहीं है, तो उसको घटा देना। दैट मीन कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिस जो प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी इसको बोल देते हैं। बात खत्म। तो पर्सनल इनकम को हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे हमने व्यक्तिगत आय को कैलकुलेट किया, तो व्यक्तिगत आय को हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि हमने एक तरह से जो आय अर्जित की है लेकिन प्राप्त नहीं की है उसको घटा देना है, और जो आय प्राप्त करी है लेकिन अर्जित नहीं करी है उसको जोड़ देना है। ये इसका हमारा फार्मूला होता है, ठीक, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब इसी से हमारा एक एसोसिएटेड टर्म है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये बेहद ही आसान है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। अब अगर हम बात करें ये होता क्या है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, तो पर्सनल इनकम में
पर्सनल इनकम में आप टैक्स को घटा दो, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हारी जैसे मान लो सीसीसीएल के थ्रू तुम बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तुम्हारी सैलरी है मान लेते हैं 70,000 रुपये हैं, कितना हुआ साल का हुआ 8,40,000 रुपये। मन में लड्डू फूटा। तो 8,40,000 रुपये तो है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है साल के अंत तक 8,40,000 बचेंगे ना? इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर है सर, है सर, गवर्नमेंट ने तो हमको दिया है, तो फिर से क्यों ले रही है? क्योंकि तुम्हें टैक्स भरना है। टैक्स कितना भरोगे? जितना भी भरोगे, जितना भी टैक्स स्लैब में फॉल करोगे, मान लेते हैं तुम्हारे पास 7 लाख रुपये बचता है। ये है तुम्हारी पर्सनल इनकम और ये है तुम्हारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि हाथ में तुम्हारे पास कितना पैसा बचा खर्च करने के लिए, जिसको तुम खर्च कर सकते हो। इसको तुम खर्च नहीं कर सकते क्योंकि 1,40,000 तुमको देना है टैक्स के तौर पे, इसलिए तुम उसको खर्च नहीं कर सकते हो। पर्सनल तो है लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल नहीं है। टैक्स भाई वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इंडायरेक्ट, दोनों होते हैं इसमें, डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स दोनों घटाते हैं। क्लियर हो गया कि क्या होती है? ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब एक ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज ये, बस आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को ऐसे समझो कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक तरह से नेशनल इनकम बोल सकता हूं मैं। और एक चीज़ और कि अगर कभी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम करके टर्म लिख दे, नेशनल डिस्पोजेबल, तो सिंपल वही फॉर्मूला है कि किसी नेशन के पास, किसी राष्ट्र के पास कितना पैसा है जिसको वो खर्च कर सकता है आफ्टर डिडक्टिंग दी एनी टैक्स और एनी लाइबिलिटी इन दी सेंस किसी से लोन वगैरह लिया वो सारा भरने के बाद उसके कितना पास पैसा बचता है, उसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा डिडक्टिंग दी एनी टैक्स और एनी लाइबिलिटी इन दी सेंस किसी से लोन वगैरह लिया वो सारा भरने के बाद उसके कितना पास पैसा बचता है, उसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम इट इज काइंड ऑफ एवरेज, से मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग एवरेज पढ़ते हो ना कि एक क्लास में विद्यार्थियों का वजन इतना था, एक रामू का 2 किलो था, श्यामू का 3 किलो था, चिंटी का 5 किलो था, एक नन्नू था उसका 1 किलो था। तो इस तरह से मान लो कि भाई इस तरह से फिर आप एवरेज निकालते हो, तो एवरेज में क्या करते हो, सबको जोड़ते हो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हो। तो वैसे ही है कि भाई टोटल एक इनकम उसी देश की कितनी है, ठीक है, टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ या फिर अपॉन पॉपुलेशन, सिंपल, जनसंख्या कितनी है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। है अंबानी अडानी लोग, अंबानी आजकल खूब देख रहे होगे, हैं वंटारा फंटारा, रिहाना, संधू कौन, दिलजीत सिंह, सब देख रहे हो आजकल, आज तो पक्का देख रहे होगे। तो कितने अमीर है, 1,000 करोड़ बेटे की शादी में खर्च कर दिया, 1,000 करोड़ बेटे की शादी में खर्च कर दिया। यहाँ कोई बोलता है 1,000 करोड़ मिलेंगे तो फिर क्या ही सपने देखेंगे, हैं? तो ये क्या है? अब उनकी इनकम को तो हम राष्ट्र की इनकम बोल नहीं सकते, पर कैपिटा इनकम किसी राष्ट्र के लोग पर मतलब हर एक व्यक्ति की आय कितनी है ना हम एकदम मान लेते हैं कोई स्लम में रह रहा है, उसकी इनकम मान लेते हैं कि महीने का 300-400 रुपये, तो वो भी हम नहीं बोल सकते, हम एवरेज लेते हैं, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी चीज़, और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ पे, नहीं बच रहा है। एंड द फाइनल थिंग इज जो यहाँ पे मैंने छोड़ा था, दैट वाज कि इंडिया वाला जो पार्ट है, कि इंडिया की अगर हम बात करें जीडीपी के टर्म्स में, इंडिया की जीडीपी के टर्म्स में रैंकिंग कितनी है, कोई बताना चाहेगा? आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट क्या है, खत्म ही है, बस तुम बता दो, फिर पीवाई चूज करें जल्दी से। रैंकिंग 15 करोड़ की घड़ी। अब तुम लोग को लग रहा होगा 15 करोड़ की घड़ी और रिहाना, वो ऐसे नहीं बोला है बंदा, दिमागी बंदा है वो, उसने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है रिहाना, उसकी एक वो क्या है जो भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो जो वॉच है वो वॉच भी उसमें उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसके थ्रू प्रमोशन कर रहा है अपना। तुम लोग लग रहा है कि वो वैसे नहीं है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो 5वें हैं, ठीक है, ठीक। मनी हाइस्ट ने सही आंसर दिया, बाकी तो सबका आधा अधूरा सही आंसर है अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है बिट्टू, या तो तुम्हारा भी आधा है, दीपक तुम्हारा पूरा गलत है, तुम बीच में हो, तुमने एवरेज निकाल दिया है। रैंक इंडिया की है 5 या फिर 3, 5 है अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल जैसे रियल जीडीपी वगैरह निकाल रहे हैं, 3 है जब हम परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे निकाल रहे हैं। अगर हम निकाल रहे हैं कि ठीक है वो जो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस बेसिस पे, तो 5 है रैंकिंग इंडिया की। सबसे टॉप पे आता है कौन? सबसे टॉप पे आता है यूएसए, इंशाल्लाह हमारा इंडिया भी आएगा टॉप पे, यूएसए है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना, और अभी हाल ही की न्यूज़ है, फरवरी मंथ की न्यूज़ है जो हम लोगों ने देखा था कि 3rd नंबर पे था जापान, लेकिन जापान खिसक के हो गया नीचे और जर्मनी आ गया ऊपर। ऐसा नहीं कि जर्मनी तेज हो गया, जापान थोड़ा लुढ़क गया बस, इसलिए जर्मनी ऊपर आ गया। और ये 5th नंबर पे इंडिया हमारा। अब परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? ये परचेसिंग पावर पैरिटी है पर पावर परसेंट, समझ लेना इसको, वर्धा, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी इसकी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की। ठीक है, तो ये है परचेसिंग पावर पैरिटी। ये है क्या? ये ऐसे समझो तुम जैसे कि मान लो एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक है, इंडिया में मिलती है 40 रुपये की, इंडिया में वो कोल्ड ड्रिंक मिलती है 40 रुपये में। वही कोल्ड ड्रिंक, ये इंडिया है, ये यूएसए, वही कोल्ड ड्रिंक मिलती है यूएसए में कितना? वही कोल्ड ड्रिंक जर्मनी नहीं सर, रशिया नहीं, जर्मनी, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, बिकॉज अभी सरपास किया है, कैसे जर्मनी 3rd पे, जापान 4th पे। ठीक है, तो इंडिया में 40 रुपये में एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, यूएसए में लगते हैं $1। अब $1 से तो कम कुछ आएगा नहीं ना, तो $1 मतलब रफली हम कंसिडर कर लेते हैं 80 रुपये। अब जीडीपी किसकी ज़्यादा लगेगी, इंडिया की कि यूएसए की? यूएसए की दोगुना है, लेकिन देखा जाए तो कोई फर्क थोड़ी ना है। अगर आपकी इनकम है ना, काफी लोग जैसे नहीं सुनते न्यूज़पेपर में, आईटी के छात्र का लगा, पहले देखते थे आईटी का छात्र का लगा 1 करोड़ का पैकेज हो, 1 करोड़ भारत में लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा 1 करोड़ का पैकेज, लेकिन यूएसए में उतना अच्छा नहीं जितना साउंड करता है 1 करोड़, क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ ऐसे समझ लो कि वहाँ पे मतलब वहाँ का ऐसे समझ लो 40 लाख रुपये मिला, 40 लाख का प्लेसमेंट लगा है, वो भी कम नहीं होता, लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म्स में देखें तो यानी कि क्योंकि यूएसए ये सब क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फिर इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एक तरह से करेंसी की, तो इसलिए इनकी जो जीडीपी है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है। तो ऐसे ही हम कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ले लेते हैं जिसमें कि साबुन, तेल, कंघी सब रख लिया, जो नॉर्मल यूएसए के लोग भी यूज करते हैं इंडिया के, जस्ट टू कंपेयर कि कितना ये फालतू का इन्फ्लेशन है, उसको अगर हम हटा दें तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें होती हैं खत्म, और अब करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी होंगे कायदे के एकदम, ठीक है, तो एकदम अपना फोकस लगा के करिएगा ढंग से क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, बेस ईयर पूछ रहा है ना, बेस ईयर ही पूछ रहा है, ठीक है, हाँ करो जल्दी से इसको। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है सर, ये सीएपीएफ के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है, सीएपीएफ के लिए आज तक 2075 तक बिल्कुल हम बीट कर देंगे।
ठीक है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2004-5, इससे अब हमारा बेस ईयर हो चुका है 2011-12, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, पहले 2004-5 होता था, द वैल्यू ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन, तो किसमें पब्लिश होती है? हमारा पीआईबी करता है, ये इंडियन रुपी में करता है, ठीक है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल, थोड़े से किया नहीं क्वेश्चन, थोड़े से फैक्चुअल टाइप कर लो, ठीक है। रट लो इनको बस। नेशनल इनकम कमेटी भी मेन क्वेश्चन भी आना बाकी है। नेशनल इनकम कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हमारे जो सेकंड 5 ईयर प्लान भी करेंगे लास्ट में एकदम, तो जिनके मॉडल पे बेस्ड था पीसी महालनोबिस ने किया था, ठीक है। अब करो क्वेश्चन, डैश इज द मैक्सिमम इनकम आर अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट बाय नेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर नेशनल इनकम दैट कैन बी स्पेंट बाय नेशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जिसको स्पेंड किया जा सकता है, जल्दी से बताएंगे। सही है, चैन, नौशाद, पूजा, नेहा, आस्था, देव कुमारी, हाँ ठीक है, सबका सही है आंसर। यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। खर्च कर सकता है, डिस्पोजेबल, तो आपको पर्सनल थोड़ी ना, नेशन की बात हो रही है ना, स्पेंड बाय नेशन। आईबी अभी जो 17 जनवरी को पेपर हुआ था, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पे कोई चीज घटाया तो है नहीं, हटाया तो है नहीं, ठीक है। जो नेट पे तो पूरा कंसीडर करेंगे तो ग्रॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स आर करेक्ट? ट्रांसफर पेमेंट को क्वेश्चन है, सीजीएल टियर 2 का 10 जनवरी, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर करेक्ट। ट्रांसफर पेमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड, पेंशन स्कॉलरशिप आर नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स आर ऑफन यूज्ड एज अ मींस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम विद इन सोसाइटी, यानी कि ये हमने क्या पढ़ा था, ये एक तरह का सोशलिस्टिक मेजर है ना, सोशलिस्टिक मेजर जो हम लोगों ने कल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पढ़ा था। तो ट्रांसफर पेमेंट यही होता है कि गवर्नमेंट देती है ना, क्या सब्सिडी वगैरह सारी चीजें। ट्रांसफर पेमेंट आर मेड बाय द, सही है। पेंशन स्कॉलरशिप एक्सेट्रा नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अब जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप अगर हम देखें तो एक तरह से ये एक पार्ट ही होगा, ठीक है। स्कॉलरशिप को अगर हम देखें तो ये एक, आप कोई चीज़ अर्न थोड़ी ना, जैसे पेंशन भी है, आप कोई आप सेवाएं थोड़ी ना दे रहे हो भारत सरकार को, लेकिन फिर भी भारत सरकार आपको दे रही है पेंशन। उसके लिए ना तो आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के बाद जो पेंशन रिसीव करोगे आप कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, ना कोई आप सेवाएं दे रहे हो। अभी जब सर्विस में हो तो सेवाएं दे रहे हो, लेकिन उसके बाद नहीं दे रहे हो ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स आर ऑफन यूज्ड एज अ मींस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम विद इन सोसाइटी, बिल्कुल इससे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि अगर सब्सिडी देती है सरकार तो गरीबों को देती है, तो एक तरह से उनको इनकम मिल रही है ना, उन पर थोड़ा पैसा जा रहा है उनके पास। तो ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर आर करेक्ट, कौन सा सही है? बताओ, ये भी सीएचएसएल टियर 2 का क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2023। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इफ जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर मे नॉट राइज इक्वली एंड जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। बताइए जल्दी से इसको करके बताइए, जीडीपी और वेलफेयर। तो वेलफेयर का मतलब है लोगों का भला कितना हो रहा है। तो मान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट और समझना, एक कॉन्सेप्ट मुझे और समझाना है, ठीक है। तब तक इसका आंसर करो सभी लोग। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं और वहीं पे लेके चलता हूँ, समझा देता हूँ जल्दी से। दैट इज कुछ चीज़ें होती है, जैसे ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जितना भी कंट्री का जीडीपी है माइनस कर दो जितना एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा है, एनवायरमेंटल डैमेज, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। मैं बिस्किट का फैक्ट्री डला हुआ है, तो बिस्कुट का फैक्ट्री कुछ पोल्यूशन क्रिएट कर रही होगी, ठीक है। तो उसमें से एनवायरमेंटल डैमेज को हटा दो तो उसको ग्रीन जीडीपी बोल देंगे। और एक होता है हमारा पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी जिसको संभावित जीडीपी बोल देते हैं। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री की कितनी क्षमता है, वो कितना पहुंचा सकता है, कितना जीडीपी हिट करवा सकता है, ठीक है। कितना पोटेंशियल है लेकिन एक्चुअल कितना कर पाया, एक्चुअल उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अगर दोनों को घटा दें तो इसको बोलते हैं रेसेशनरी गैप, इसको बोलते हैं रेसेशनरी गैप के नाम से इसको जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 टर्म्स और थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेलफेयर का ऐसे ज़्यादा कोई लिंकेज है नहीं, क्योंकि मान लो कि अगर जीडीपी देश की बढ़ रही है, अब अंबानी लोग खूब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का खूब, मतलब वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, अंबानी अडानी जितना भी हमारे बोला जाता है कि भारत का जो 1% अमीर वर्ग है वो 40% इनकम होल्ड करता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या गरीबों का कल्याण हो रहा है? क्या जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है? हो सकता है हो जाए, लेकिन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है दोनों का, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर जीडीपी राइज कर रही है तो वेलफेयर बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, तो मे नॉट राइज इक्वली, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीडीपी जिस दर से बढ़ रही है उसी दर से वेलफेयर भी बढ़ रहा है ना। हो सकता है अमीरों की वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, गरीब वहीं पे थोड़ा बहुत बस मिल रहा है। जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये होगा तो यहाँ पे आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। देखो 1 एंड 3 तो कभी साथ में हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, अगर दोनों रिलेटेड नहीं है तो जीडीपी ऑफ कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इंडिकेटर है, जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है, और ये बोल रहा है कि जीडीपी और वेलफेयर को कोई लेना देना नहीं है। तो 1 और 3 तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते हैं, 1 और 3 तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते हैं। 1 और 3 में कोई एक सही होगा आपका, 1 और 3 में कोई एक सही होगा। और 1 और 3 में कौन सही होगा उसका हिंट दूसरा दे रहा है। 1 और 3 में कौन सही होगा उसका हिंट दूसरा दे रहा है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर बढ़ नहीं सकता, जरूरी नहीं है, तो दोनों लिंक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। तो यानी कि टैक्स के डिडक्शन के बाद की इनकम पूछ रहा है। सभी लोग एक डीप ब्रीथ ले लेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे, हो सके तो एक और डीप ब्रीथ, ठीक है। आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक कर लेंगे, पता नहीं हो सकता आप क्लिक करते रहा करिए बीच में तो भूल जाता हूँ, ठीक है। और एकदम बैक को स्प्रेड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो पर्सनल इनकम, अगर हम टैक्स को डिडक्ट कर देते तो आंसर वुड हैव बीन डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोग जी आई बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर क्लास मत हटाना, अच्छा क्यों भाई? इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो नहीं मिल रहा दरोगा शिवम यादव जी, ये पेड बैच की क्लासेस हैं जो आधे घंटे तक अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो फिर बैच में चली जाती हैं, ठीक है। प्रियंका सोमी आज क्लास मत हटाना, अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि प्रियंका जी ने बोला है इसलिए, ठीक है। आज क्लास नहीं हटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टेडी इंक्रीज इन लोन ना, जीडीपी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखा रहा है कि कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट व्हेन, इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या कर देना होता है, आप खुद से करो वीडियो को पॉज करके फिर इसको रिज्यूम करना, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। खुद से दिमाग में जोर लगाओ, क्या पढ़ा था जल्दी से जोर लगाओ, एकदम से याद नहीं होगा लेकिन जोर लगाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो जीडीपी एट अगर फैक्टर कॉस्ट निकालें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट इंडायरेक्ट टैक्स को घटा दो। नेट इंडायरेक्ट टैक्स क्या है? इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि ये फॉर्मुला क्या हो जाता है, ये फॉर्मुला हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस सीपीओ। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया जिसका आज नोटिफिकेशन है, जिसका एग्जाम 9 मई से, ठीक है। तो आज मैंने डाला भी था कि जिन लोगों का सीपीओ एग्जाम कैसे कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इंडायरेक्ट टैक्स
प्लस सब्सिडी, ये हो जाएगा। ठीक, अब जीडीपी एट फैक्टर, सॉरी यहाँ पे मार्केट प्राइस होगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 600 करोड़ है। इंडायरेक्ट टैक्स कितना है, 200 करोड़ है। सब्सिडी कितने की है, 50 करोड़ की है। 600 में 200 घटेगा, कितना आएगा, 400, 50 जोड़ तो 450। ये किसी कंपनी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे फॉर्मूले में नहीं आता, ऑप्शन में भी खत्म। ठीक, असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ, एक्सटर्नल बैलेंस एंड फिस्कल बैलेंस आर प्रेजेंटेड इन विच पार्ट ऑफ द, अभी बजट वगैरह किया नहीं हम लोगों ने। Which of the following is used to measure the total output of goods and services in economy, including depreciation during a specific period within a country? बताइए जल्दी से। हाँ, आसान है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मतलब कि ग्रॉस होगा, क्योंकि जब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तब नेट मिलता है, डेप्रिसिएशन को घटाने पे ग्रॉस से, यानी अगर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है तो मतलब वो ग्रॉस है, नेट वाले हटा दो। अब विद इन द कंट्री हो रहा है, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, खत्म। अगर लिख देता बाई दी नेशनल्स ऑफ अ कंट्री तो ऑप्शन में बी लगाता, अगर लिख देता एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन तो मैं नेट वाला ऑप्शन चूज करता, है कि नहीं। और जल्दी से बताओ कमेंट में कि अगर मुझे ये बात क्लियर है कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को घटा देना है तो मुझे नेट मिल जाएगा। मुझे अगर ये शुद्ध पे जाना है, अगर मुझे शुद्ध पे जाना है, ठीक है, तो मुझे ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटा देना है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ग्रॉस का ग्रॉस में ही रहना है, लेकिन मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। क्या जोड़ा था हम लोगों ने, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ग्रॉस का ग्रॉस ही है। बताओ पर्सनल इनकम क्या होती है, व्यक्तिगत है। इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स आफ्टर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस, इसको पर्सनल डिस्पोजेबल और डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। टोटल इनकम अर्न बाय बिजनेस, बिजनेस नहीं, इंडिविजुअल की बात हो रही है। इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स थ्रू देयर ओन ऐसा कुछ नहीं। टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड बिफोर टैक्सेस, आफ्टर टैक्स वाला तो डिस्पोजेबल वाला इनकम हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इनकम पूछ रहा है, ये तो समझ गए। आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस होता तो प्रयोज्य आय होता, डिस्पोजेबल इनकम होता। ठीक है, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फिट चुनना होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया था बस, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी? कौन सा मेथड है यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप द टोटल स्पेंडिंग, कितना स्पेंड किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी में, क्या बोलेंगे उसको? वैल्यूएटेड आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर इनकम। बताओ, ये तो कोई मेथड ही नहीं होता। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड पड़े थे, एक तो वैलिडेटेड मेथड, मूल्यवर्धित विधि, जिसको कि हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, आय विधि और व्यय विधि, है ना। तो यहाँ पे पूछा है स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब एक्सपेंडिचर, वही एक्सपेंडिचर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया इंपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंडिचर मेथड 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिस्पोजेबल इनकम, कौन सा प्रयोज्य आय को प्रतिनिधित्व इसमें करता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रयोज्य सिंपल टैक्स को घटा के जो इनकम मिलती है, टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स बिफोर ना इनकम बिफोर ना थ्रू देयर बिजनेस आफ्टर टैक्सेस एंड डिडक्शन, पहला ऑप्शन था। मतलब नीचे चालू कर दिया तो पहला ऑप्शन था। व्हाई आर इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ, बता दो जल्दी से, किया कि नहीं हम लोग? परमार सर का चेला बोल रहे हैं कि सर मैं बोलता हूँ तो आप मेरी सुनते ही नहीं है। अरे तुम तो हमारे अपने चेले हो। निहारिका ए, विकास सही है, विवेक सही है, प्रीति, राहुल, वांसी, टीपी, नहीं डीपी सेम नहीं, वो दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? डिस्पोजेबल में हम डिडक्ट कर रहे हैं ना, जो डिस्पोजेबल का मतलब है कितना मेरे हाथ में बचा जिसको स्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सो दैट डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, मतलब डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, दो बार काउंटिंग हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्पोजेबल इनकम इन रिलेशन टू द पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय के संबंध में प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जल्दी से, तो डिस्पोजेबल इनकम जल्दी से बताओ, क्या डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम? नहीं भाई, पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा होगी ऑलवेज, हमेशा। क्यों? क्योंकि इसमें आप घटाओगे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को, तब तुम्हें डिस्पोजेबल मिलेगी, यानी कि तुम्हें पर्सनल में कुछ घटाना पड़ रहा है, यानी कि तब डिस्पोजेबल हमेशा कम होगी, इज ऑलवेज लेस देन द पर्सनल इनकम। ठीक, हायर इन्फ्लेशन मींस लोअर रियल जीडीपी, सेट्रेस पारिबस, ये क्या भैया हिंदी में आना पड़ेगा। उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, बाकी सब कुछ समान, इसका मतलब ये होता है क्या? कौन सी भाषा का शब्द है ये? सेट्रेस पारिबस, बाकी सब कुछ समान है, सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे। प्राइस इंडेक्स टू 100 इफ नॉर्मल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर द सेम। तो उच्च हायर इन्फ्लेशन मींस लोअर रियल जीडीपी, बिल्कुल बात सही है। जितना ज्यादा मुद्रास्फीति होगी उतना ही कम रियल जीडीपी होगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1000 बिस्कुट यूनिट बने, मतलब 1000 बने थे बिस्कुट के पैकेट, ठीक है, और उनकी वैल्यू थी 5 रुपये। अभी मान लेते हैं 8 रुपये उसकी एक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है, चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, तो अब 8 रुपये, अभी भी 1000 यूनिट बन रहा है, तो 8000। अब मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अब उसका वैल्यू 10 रुपये है, अभी भी बन उतना ही रहा है, मतलब 1000 यूनिट बन रहा है, लेकिन 10,000, यानी जीडीपी ऐसा लग रहा है पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई और लग रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब ये कि लो रियल जीडीपी इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। इसमें से हवा निकाल दोगे ना इन्फ्लेशन वाली, तो पीछे के कुछ थोड़ा सा ही बचेगा, बस हवा निकाली, इन्फ्लेशन हवा की तरह है। हम बोलते हैं ना इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेट कर दिया बलून, हवा भर दी है, हवा भर गई इसमें। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये होता है प्राइस इंडेक्स। तो अगर प्राइस इंडेक्स 200 है, 200 कब होगा? जब नॉमिनल जीडीपी रियल से दोगुना होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में 100 है ना। तो अगर दोनों इक्वल है, नॉमिनल और रियल, तो प्राइस इंडेक्स 100 होगा। नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी के इक्वल है, दोनों कट जाएंगे, 1 मिलेगा, और 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100 मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो प्राइस इंडेक्स 100 होगा, ना कि 200। ये सही है। चलो करो, इफ कैलकुलेट दी एनएनपी, हाँ ये इसमें मजा आएगा, करो जरा इसको। एनएनपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द गिवन डेटा, सीएचएसएल 4 अगस्त 2023। ये समझ में यूपीएससी कोई क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं, तो सीएचएसएल क्वेश्चन है, करो जरा, देखते हैं कितने लोग, यहाँ से कुछ लोग भागना स्टार्ट करेंगे। अमन पांडे पूछ रहे हैं फर्स्ट वीडियो हिडन क्यों है? वो हिडन इसलिए क्योंकि बैच वीडियोस है अमन जी, ठीक है, और ये मतलब आधे घंटे तक पब्लिक रहती है और उसके बाद प्राइवेट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है आज का, तो कुछ लोग की डिमांड है। कितने लोग डिमांड कर रहे हैं? अच्छा चलो एक टारगेट रखते हैं, ठीक है, अगर टारगेट तो देना बनता है भाई, 1.5 के लाइक्स है ना, अगर इस क्लास के अंत तक 1.7 के लाइक्स हो जाते हैं तो भाई ये रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगी। ठीक, चलो कल कई बार फ्री पैटिक खाएं। अच्छा चलो, तो अभी आते हैं, अब एनएनपी मार्केट प्राइस है। अच्छा हमने पढ़ा था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम होती है, ये चीज़ याद है ना। अब मार्केट प्राइस है, एनएनपी निकालना, अच्छा निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इंडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दूंगा।
क्यों सर? तो घटाने को बोले थे तुम, तो ये भी तो देखो, यहाँ पे हुआ करता था फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पे हुआ करता था मार्केट प्राइस, और तब तुम घटाते थे, तब तुम घटाते ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी होता है। अब बात ये कि ये निकालना है तो उधर भेजोगे जोड़ोगे ना, क्लियर? तो फैक्टर कॉस्ट कितना है? 1 2 5 2 5 0, ठीक। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना है, यानी 18,120। एक सेकंड, ये NDP लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये, ठीक। तो अगर यानी कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐसे ही नहीं दिया है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें अगर यहाँ पे जगह होनी चाहिए थी, कोई नहीं, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी यूज़ होगा, तभी जो है डोमेस्टिक का नेट बनेगा। ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक का नेट बनाने के लिए दिया हुआ है। तो अगर हमें NNP चाहिए तो NDP में क्या करते थे, नेशनल चाहिए तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते थे ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, चलो मैं फिर भी यहाँ पे घारे से लिखता हूँ, ध्यान से देखना, NNP एट NNP, ये कितना NNP हमें निकालना है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे NNP रखना है, हमने गलती से NDP रख दिया यहाँ पे, इसको नहीं रखेंगे, हटा दो, यहाँ पे NNP रखेंगे, तो NNP निकालेंगे पहले ऊपर। NDP कितना दिया हुआ है 125 और 250, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो यानी कैसे घटेगा नेट में, अगर हम देखें तो 581 घटा दो, देख लो बेटा मैथ्स भी यहाँ पे लग रही है। तो 10 में 1 गया 9, फिर 8 6 14 ही होता है ना 8 6 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 6 11 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल लिए थे उससे, ये ले लो, हासिल लेके लगा दिया, 124,669 आ गया। अब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया, हम जोड़ दिया ना, तो बस खत्म। इसको यहाँ पे लिख लो 18 1। अभी कोई पूछा था सर मैथ किससे पढ़े, हमसे पढ़ो आराम से करवाएंगे, एकदम दिक्कत मत लो, ठीक है, आराम से करेंगे। 9 और 8 7 8 4 12 2 3 4 1, खत्म। थोड़ा टफ था मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ नया नहीं था, लेकिन आंखें चौकन्ना रखनी थी एकदम मास्टर गोगो की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुम लोग बड़े तेज हो यार, 1 पॉइंट अभी बोला था 7 के कर दो, तुम तुरंत कर डाले तुम लोग, तो ऐसे नहीं चलेगा, 2 के करना पड़ेगा भाई वो तो गलती से बोल दिया था, ठीक है, 2 के कम से कम करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे तो फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, चलो हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नहीं, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू क्या होगा, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, नेशनल हो जाएगा। जब तुम जब डिप्रिसिएशन को घटाते हो तो ग्रॉस से नेट मिल जाता है कि नहीं, तुम्हें ग्रॉस से नेट चाहिए, तुम डिप्रिसिएशन घटा दो, तुम्हें डोमेस्टिक का तुम्हें ग्रॉस का ग्रॉस ही रखना है, तुम्हें नेट का नेट ही रखना है, लेकिन डोमेस्टिक का नेट करना है, अगर तुम्हें डोमेस्टिक का नेट करना है, तुम्हें ग्रॉस का ग्रॉस ही रखना है, नेट का नेट ही रखना है, लेकिन डोमेस्टिक का तुम्हें नेशनल कर देना है। तो उसको करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम डोमेस्टिक वाले में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दोगे, तुम्हें नेशनल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम नेट जोड़ रहे हो तो ये क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये फैक्टर का फैक्टर ही रहेगा, ठीक है, फैक्टर का फैक्टर ही रहेगा ये, ऑप्शन नंबर बी। फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस तब होता है इंटरचेंज जब नेट फैक्टर सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते घटाते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है बताओ इसमें जल्दी से, सही कथन कौन सा है, तब तक हम पानी पी लेते हैं, जल्दी से बताओ। और अच्छा हाँ वही सोचे घट क्यों रहा एकदम से लड़के, ये भाई वीडियो जो है ना ये पब्लिक नहीं रहेगा, या आधे घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो लोग उसके चक्कर में जा रहे हो हैं, अकेले छोड़ के जा रहे हो उनको, साथ में जाना भी, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से तो कैलकुलेट करो। फर्स्ट वीडियो डाल दो बेटा, हमें गालियाँ नहीं सुननी है बैच वालों की, हैं बोलेंगे कि हमने तो फालतू में पागल, हमने बैच लिया, ठीक है। तो रियल GDP, चलो ये वाला लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टफ है तो कोई नहीं। तो रियल GDP देखो प्राइस इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, अब 120 है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल GDP ऊपर रखना है, रियल GDP नीचे रखना है और इनटू 100 कर देना है, ठीक है। तो क्या करने पे ऐसा हो रहा है, देखो न्यूमरेटर मतलब LHS और RHS एकदम सेम आना चाहिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ 12, ठीक है। उधर भेजोगे तो कितना आएगा 140 इतना आएगा, तो यहाँ पे आ जा रहेगा, LHS RHS का इक्वल ही नहीं है, ले भैया। आखिरी चालू करते हैं शायद, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना आखिरी में ज़्यादा सही लगता था कि स्टूडेंट टाइम वेस्ट करता है टाइम वेस्ट, और आखिरी में उसको मिलेगा एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट हो, अगर पता है तो भी। तो मान लेते हैं अगर रियल GDP इतना है और प्राइस इंडेक्स इतना है तो नॉमिनल इतना होगा, तो भाई प्राइस इंडेक्स यहाँ रखते हैं, नॉमिनल ऊपर रखते हैं, नॉमिनल ठीक है नहीं पता, रियल 240 दे रखे हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे गुणा करने भेजोगे तो 12 44 12 24, यानी कितना आ जाएगा 2 8 8 8, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे करो इसको जल्दी से, कितने मजेदार क्वेश्चन है एकदम, देख एकदम आंखें चमक जानी चाहिए तुम्हारी, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। बिल्कुल, अनुष्का, पूजा, जितेंद्र, लवकुश, सौरभ 1.7 के लग जाए सर, शादी में जाना है। अच्छा अच्छा, टारगेट कंप्लीट करके शादी में जाना है तुमको, इसलिए हम तुम्हारे लिए पब्लिक कर रहे हैं। मजबूरी पहले तो बताते हो कि सर प्लीज़ कर देना सर, हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, अब तुम्हारी असलियत सामने आ रही, शादी में जाना है। यहाँ तुमको हम सारी शादियाँ अपनी इधर कैंसिल करके तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं, और तुमको शादी में, ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है कि सर शादी में जाना है, शादी से छोड़ नहीं सकते। तो GNP की अगर बात करें तो देखो C+I+G+ से क्या होता है, एक तरह का GDP है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जब किसी चीज़ में घटाते तो नेट होता है, अब ग्रॉस में घटा रहे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में घटा रहे हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में घटा रहे हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, यानी इसका ए हो जाएगा। इसमें भी डेप्रिसिएशन घट रहा है, मतलब इसका भी नेट होगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, ये तो ये सी, यानी कि ABC, और ये हो जाएगा डी अपने आप, ठीक है। बिकॉज जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ रहे हो तो ग्रॉस को ग्रॉस ही रहेगा, डोमेस्टिक का नेशनल हो जाएगा, डोमेस्टिक का नेशनल हो जाएगा, DABC कहाँ है, DABC ऑप्शन पर, ठीक है। जल्दी करते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो कॉन्सेप्ट, जल्दी से आंसर बताओ। तो मतलब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन एक तरह से आपसे पूछना चाह रहा है कि मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ज़्यादा चीज़ें लेते हैं और उससे आपको छोटे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। जल्दी से बताओ। करें तो सबसे पहले अगर मार्केट प्राइस GNP
एट मार्केट प्राइस, एनपी एट मार्केट प्राइस, ओके। फैक्टर कॉस्ट, एनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं, ये तो नैरो हो गया। डिस्पोजेबल में टैक्स घटा होता है ना, तो ये तो छोटा हो गया, संकीर्ण हो गया, टैक्स इसमें घट गया, तो ये तो नहीं होगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस, देन एनएनपी, ठीक है, ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, ग्रॉस से नेट में, एंड देन यहाँ पे ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, ओके। बट ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस का ग्रॉस ही है, बट मार्केट प्राइस हो गया, फिर ग्रॉस का नेट कर दिया, मार्केट प्राइस हो गया, पर्सन इनकम, यहाँ पे क्या पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम देखें तो थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है वो तो होगा नहीं यहाँ पे, फर्स्ट में जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस वाला बड़ा होगा, पहली बात तो, ठीक है। मार्केट प्राइस वाला बड़ा होगा फैक्टर कॉस्ट से, बिकॉज फैक्टर्स में तो फैक्टर्स ऑफ मतलब प्रोडक्शन लग रहा है, मार्केट प्राइस में तो मार्केट में कितना मिल रहा है, इन टैक्स वैक्स सब इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वाला तो बड़ा होगा, तो उस हिसाब से ये वाला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मार्केट प्राइस वाला पहले होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ से, ठीक है, एनएनपी तो ग्रॉस से नेट हो गया, छोटा हो गया, देन यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, देन एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो सारी चीजें इंक्लूडेड है ना, फैक्टर कॉस्ट में बनवाई की मतलब कितना लागत आ रही है, जब आपको मार्केट में उतर के जाता है तो उसमें टैक्स वैक्स सब जुड़ के मिलता है कि वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट द करेक्टली स्टेटेड कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि इसमें से एक्सपेंडिचर मेथड का कौन सा सही नहीं है। मुझे तो बजती ही नहीं, सबका सही है, ये सबका सही है। चलिए तो अगर हम बात करें विच ऑफ दिस इज नॉट दी करेक्टली, 30 क्वेश्चन करेंगे, 4 और बाकी बस, नॉट करेक्टली स्टेट कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सी होता है, जी होता है, आई होता है, प्लस एक्स माइनस एम होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। फाइनल इन्वेस्टमेंट ये रहा आई, इन्वेस्टमेंट ये रहा आई से, ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से रहा, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट नहीं होता है सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो ये नहीं होगा। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा आपका, ठीक है। अगला 27 है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम एनपीएट मार्केट प्राइस। जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एनपीएट मार्केट प्राइस में किसको सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट बताओ जल्दी से, किसको सबट्रैक्ट करेंगे। आसान है ये भी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो नेशनल इनकम होती है, कि जो केसरी के लाल होते हैं, तो एनएनपी जो होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही होती है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय एनपी फैक्टर कॉस्ट ही होती है। तो एनपी एट मार्केट प्राइस, अगर मुझे एनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्या सबट्रैक्ट कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सबट्रैक्ट कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डेप्रिसिएशन से तो ग्रॉस का नेट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड अब्रॉड से ग्रॉस का नेशनल डोमेस्टिक का नेशनल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी, कल बताए थे, नहीं बता पाए तो भी रिलाई कर देंगे तुम्हारी। इंडिया जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट तो ये देता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी टर्शरी सेक्टर, आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। या अगर नॉर्मल जीडीपी इतनी है, रियल जीडीपी इतनी, तो प्राइस इंडेक्स, अब ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है। तो 3 बार इस क्वेश्चन करा चुके हैं, और आखिरी हमारा आज का क्वेश्चन है, अगर भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय को मापने की पद्धति का एक हिस्सा है, एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज बाय इंडिया पार्ट ऑफ डैश मेथड, तो किस मेथड का होगा ये, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो खर्चे में आ गई, एक्सपेंडिचर मेथड में होगा। और चलो एक और आखिरी बता दो, ये भी देख ही चुके हैं, तो आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, सब आसान है। जीडीपी डिफ्लेटर वही होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो प्राइस इंडेक्स पढ़े थे, नॉर्मल से रियल को भाग कर दो, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। सब आसान से एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट में कौन सा नहीं होगा, बताओ जल्दी से, विच फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, तो आपका निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कारण नहीं है। तो सिंपल सा बात है, हमारे फैक्टर पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, पेंशन में क्या क्या आता है। इंटरेस्ट भरना होता है कैपिटल पे, ठीक है, वेजेस देना होता है लेबर को, रेंट देना होता है लैंड पे, पेंशन नहीं किसी को देना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और एंटरप्रेन्योर जो होगा उसका खुद का प्रॉफिट होगा। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये तो जो भी हमने पढ़ा था ना, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, तो उसमें पहला पढ़ाया था वैल्यू एडेड मेथड, जो वैल्यू एडेड मेथड से जो निकलता है उसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है, वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अच्छा फुल फॉर्म में पूछा उसने, ठीक है। आप खुद से करोगे क्वेश्चन जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोग बैच में है। बाकी ये लिंक है आपका वेबसाइट का, ठीक है, एक क्वेरी नंबर है, और कोर्सेज सेक्शन में जाके ऐसे बहुत लोग पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है तुम लोग को, ये रिकॉर्डेड बैच रोज मैसेज आते हैं, नंबर पे बताया जाता है मुझे कि गलती से रिकॉर्ड खरीद लेते, कैसे गलती हो जाती है, जबकि जो लाइव चल रहा है वो तो ऊपर है, एसएससी के बैच 2.0, वो रिकॉर्डेड वाला पुराना है, एसएससी के 2.0 नया है, ठीक है। जेई के लिए भी श्रेया शर्मा आएगा प्लान, ठीक है, जेई के लिए भी आएगा, और वो सेम है, जेई और सीपीओ और जेई और सिलेक्शन पोस्ट, मैंने पहले बताया था, जो पीआई की सीरीज थर्ड चली वो सबके लिए तीनों को टारगेट करके चल रही है। फिर सीजल 24 को टारगेट करने के लिए चलेगी, जब आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग बैच है, तो वो उसके लिए चलेगा, मतलब जो अगला हमारा सीजल एग्जाम है, ठीक है, टारगेट करने के लिए पीआई की सीरीज पार्ट 4, तो उसके लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आऊंगा। लेकिन आपका एग्जाम की फर्स्ट वीक ऑफ जून में, सीपीओ का फर्स्ट मतलब मई के स्टार्टिंग में, तो फिर जो मई का महीना होगा, मतलब जब ये खत्म हो जाएगा सीपीओ एग्जाम, तो मैं जेई के भी स्पेसिफिक करवा दूंगा, ठीक है। सर की वीडियो, सर कल की वीडियो 30 मिनट के लिए कर दो यार, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, राइट, चलो। चलिए भाई, ठीक। क्वेश्चन 6 में आंसर मतलब बस ने 1 और 2 दिया, अच्छा क्या क्वेश्चन 6 6 की 16 कौन सा, क्या दिया है, 1 और 2 से आंसर दिया है, जीडीपी इंडिकेटर, इफ जीडीपी ऑफ कंट्री इज इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फर्स्ट दिया इसमें एसएससी ने, होना तो नहीं चाहिए इंडिकेटर, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट ये बोला जीडीपी, और एक चीज़ और एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मतलब अगर दिया है, देख लेना, अगर ये दिया है, अगर आप बता रहे हैं तो फिर फर्स्ट कंसिडर करना जो दिया है, क्योंकि सीजल मेंस का भी पेपर हुआ था जो मैंने आपको पर्सनल इनकम और वो बताया था, क्वेश्चन होगा नहीं, थिंक एक सेकंड, जो छोड़ा है उसी में होगा, एक सेकंड होगा तो पक्का। अच्छा, ये क्वेश्चन करना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33, इसका पॉज करके आंसर बताओ जल्दी सर, वो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ है। और ये भी करो, तो ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा यार, एक्सटर्नलिटी वाला नहीं पढ़ा है, जो लोग भाग गए तो उनका लॉस हो गया, खैर कोई नहीं।
कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, पता नहीं था तो मैंने डाला तो होगा पक्का इसमें, जो सीजीएल मेंस में है इस बार, पता नहीं क्वेश्चन डलवाया था। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे मैंने कौन से क्वेश्चन करने बोला था तुम्हें, ये वाला। तो वाइल कंप्यूटिंग नेट इकोनॉमिक वेलफेयर विच आर द फॉलोइंग आइटम्स, तो मैं पहले तो वो सीजीएल मेंस वाला बताता हूँ। सीजीएल मेंस में ये था कि उसने क्वेश्चन में जो आंसर माना था, क्वेश्चन होना चाहिए, पहले देख लेते हैं, अभी ढूंढ लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो वाइल कंप्यूटिंग नेट इकोनॉमिक वेलफेयर विच आर द फॉलोइंग आइटम्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी, तो किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जीएनपी में, जब नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ लेजर टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, खाली समय का भी कुछ मूल्य होता है तो वो घटाते हैं। और ये क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल आर फॉल्स, तो द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्सटर्नलिटी होती क्या है, तो एक्सटर्नलिटी का मतलब ये होता है कि सिंपली हम ये बोल सकते हैं, एक्सटर्नलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हो रही है उससे किसी अन्य चीज़ पे जिससे उसको कोई लेना देना नहीं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है जो वर्क कर रही है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, उस इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जो बगल में उसका घर है किसी इंडस्ट्री के बगल में, तो उसको पॉल्यूशन झेलना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री की वजह से, तो उस इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की वजह से इसको कुछ झेलना पड़ रहा है, एक्सटर्नलिटी हुई। क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो ये गलत हुआ आपका, फॉल्स ही पूछा है यहाँ पे, फॉल्स ही पूछा है। रियल नेशनल इनकम मींस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल की अगर बात करें तो बिल्कुल कांस्टेंट प्राइसेस पे, गलत पूछा तो ओनली ए होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, होना तो चाहिए था, डाला तो था, कहाँ भाग गया वो क्वेश्चन, इसकी ऐसी तैसी, कहाँ गया ये, एस्केप कर गया क्या, ये हम लोग कर चुके हैं इसको, कर चुके हैं क्या, एक बार बताना अगर नोटिस किया हो किसी ने तो। ये रहा, ये सीजीएल टियर 2, देखो इसका आंसर मैंने फ्लो में वही बी लगा दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले सीजीएल मैंने पिछले बैच में पढ़ाया भी, मैंने पर्सनल इनकम ही था। सीजीएल की जब आंसर की आई टियर 2 की, तो उसमें उसने माना भी पर्सनल इनकम ही, ठीक है, उसने पर्सनल इनकम ही माना पहले, लेकिन बाद में आंसर चेंज करके ग्रॉस इनकम कर दिया, जिसको लेके अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आपको ग्रॉस इनकम ही मानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्पोजेबल होता, अगर आफ्टर लिख देते तो कोई दिक्कत ही ना होती, ठीक है। लेकिन उसने पर्सनल इनकम की जगह ना मान के डिस्पोजेबल माना, बल्कि जबकि अगर एनसीईआरटी के सोर्स से जाएँ तो आंसर पर्सनल इनकम होगा। लेकिन उसने कोर्ट में, जो मुझे सुनने को मिला, कोर्ट में उसने ये बोला एसएससी ने कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा बिगर टर्म को दिखा रहा है, तो ठीक है, जो उसने माना है हम उसी को मानेंगे, ग्रॉस इनकम को ही, ठीक है, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके पास कोई ऐसे वो नहीं होगा, है ना, कहने के लिए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कल हम लोग टैक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू। तुम अपने लिए एक लड़की ढूंढो और शादी कर लो। मैं हुआयन ग्रुप का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, गुशी चेंग। तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगी। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? अगर दादी फोर्स ना करती तो ये गर्लफ्रेंड वाले इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए सुपरहिट मैंडरिन सीरीज टाइम टू फॉल इन लव हिंदी में Amazon मिनी टीवी ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्रेश है दीदी, एड टू कार्ट। Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to your home. Download Zepto, 10-minute grocery delivery.